हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। टेक्सटाइल एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज से पहले जो अंदर के क्वेश्चन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th के ज़्यादातर क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। कुछ एक क्वेश्चन बचे हैं, उनको आज फिनिश कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज के लास्ट वाले जो क्वेश्चन बचते हैं आपके चैप्टर के, वो कल से स्टार्ट कर लेंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। एक्सप्लेन डिफरेंट वे टू इंड्यूस करंट इन ए कोयल। भाई आपको किसी कोयल में करंट को इंड्यूस कराना है तो उसके डिफरेंट मेथड को डिस्कस करने के लिए बोला गया है। सिंपली हमने ये पहले भी किया था। ठीक है, मेथड टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट हमने इस पे स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाई थी फैराडे के नियम के हिसाब से। तो एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किए थे, दोनों एक्सपेरिमेंट हमने डिटेल में डिस्कस भी किए थे। तो आप उन वीडियो को देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अदरवाइज़ हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं डिटेल में, आपको वहीं से वीडियो में ही देखना पड़ेगा। आप वीडियो को देख सकते हैं, ढूंढने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राम अवतार अकेडमी पे जाइए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो देखिए, पहला मेथड क्या कहता था कि आप किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करा दें। ठीक है, मान लीजिए नॉर्मली ये आपकी कोई सर्कुलर कॉइल है, ये एक सर्कुलर कॉइल ले ली हमने। इस सर्कुलर कॉइल में से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करानी है। नॉर्मली मैंने एक मैग्नेट ले लिया, ये है नॉर्थ पोल और ये है उसका साउथ पोल। साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी बच्चों आपकी, ये तो आपको मालूम ही है। साउथ से निकलती है, नॉर्थ में एंटर करती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बार मैग्नेट से निकल कर आ रही है, मैं इस बार मैग्नेट को किसी व्हील से कनेक्ट करा देता हूँ। मान लीजिए जैसे स्केटिंग बोर्ड है ये, उसकी तरह से है। अब इस व्हील को आगे या पीछे मूव कराने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस जो इस लूप में से पास होगी, उनकी भी वैल्यू बदलती रहेगी, है ना। यानी इस कंडक्टर लूप में से, ये जो कंडक्टर कॉइल है आपकी, इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस की वैल्यू चेंज होती रहेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से दिखा रहे थे, तो ये समय के साथ चेंज होती रहेगी। डी बाई डी टी क्या दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो है उनकी संख्या समय के साथ साथ चेंज हो रही है, यानी बदल रही है। कभी आगे लेके आ रहे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास होगी, पीछे लेके जाओगे तो मैग्नेटिक लाइंस कम पास होगी। ठीक है, और जितनी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करोगे उसके हिसाब से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना डिपेंड होता रहेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को आप चेंज करा रहे हो किसी कंडक्टर में से, उसकी वजह से भी आपका इंड्यूस करंट जनरेट होता है। ये पहला मेथड था। सेकंड मेथड था कि भाई हम एक सोलेनोइड कॉइल ले लेते हैं, एक ही कंडक्टर के ऊपर। मान लो ये एक ही सोलेनोइड के ऊपर मैंने वाइंडिंग करा दी दो कॉइल की। एक वाइंडिंग मैंने कुछ हिसाब से की है। ओरिएंटेशन का क्या फ़र्क होता है, ये वाइंडिंग आगे से है पीछे से है, ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हमने, इसलिए मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपको डिटेल में स्टडी करनी है तो आप एक बार चैनल पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, राम अवतार अकेडमी में प्लेलिस्ट में जाकर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वहाँ पे आपको 6ठी या 7वीं ही वीडियो मिल जाएगी इन डिटेल डिस्कशन के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, मान लीजिए मैं पहले वाली सोलेनोइड कॉइल को किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट करा देता हूँ। क्लियर है, और इसमें मैं एक गैल्वेनोमीटर लगा लेता हूँ, क्योंकि इंड्यूस करंट होगा तो मुझे उसकी डायरेक्शन भी चाहिएगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहली कोइल वन में से करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज कराते रहेंगे। भाई ये करंट का मैग्नीट्यूड जो होगा कोइल 1 में, इसके मैग्नीट्यूड को वेरी करा देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वेरिंग। ठीक है, भाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या है, वो वेरी करता रहेगा। हो सकता है पहले वो 2 एम्पियर हो, फिर मैंने 3 एम्पियर करा दिया, फिर मैंने 1 एम्पियर करा दिया, फिर 5 एम्पियर करा दिया, फिर 0.5 एम्पियर करा दिया। ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड मैं कंटिन्यूसली चेंज करा रहा हूँ किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट की वजह से या हेल्प से।
तो होता क्या है, इस कोयल में से करंट पास होने से आपको पता है भाई, आप किसी कोयल में से करंट पास कराओगे तो एज ए मैग्नेट भी बिहेव करेगा। तो इस कोयल में से जैसे जैसे करंट पास होगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव भी होगा और इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस भी निकलेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस निकलेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कोयल 2 के साथ भी इंटरेक्ट करेगी, और जैसे जैसे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है करंट का तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस की संख्या चेंज होती रहेगी, कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी। जैसे जैसे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा फ्लक्स लाइन इसमें से ज़्यादा पास होगी कोयल 2 में से। कोयल 1 में से करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा तो कोयल 2 के अंदर से मैग्नीट्यूड जो फ्लक्स लाइंस हैं वो कम होती चली जाएंगी, यानी वेरिएशन हो रहा है कोयल 2 में मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस का। उसकी वजह से भी आपका इंड्यूस करंट जनरेट होगा कोयल सेकंड में। ठीक है, ये था आपका दूसरा केस। एक केस और ले लेते हैं हम। इस केस के अंदर नॉर्मली क्या करेंगे कि आपकी वैल्यू को हम मूव कराते रहेंगे। ठीक है, इस केस में आपने सोलेनोइड कॉइल ले रखी है, ये है आपका एक सिंगल। ठीक है, आपने पहले कॉइलिंग की वाइंडिंग कर ली प्राइमरी कॉइल की, ये कॉइल है प्राइमरी हमारी। इस कॉइल में से आप करंट पास करा रहे हैं बैटरी के थ्रू। ठीक है, प्लस माइनस ये करंट पास हो जाएगा, और मान लीजिए आपने इस करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही रखा 5 एम्पियर। जो पहली कॉइल है इसमें से 5 एम्पियर का ही करंट पास हो रहा है। ठीक है, और दूसरी कॉइल कुछ इस तरह से है कि ये बिल्कुल ही टाइटली बाउंड नहीं है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये टाइटली बाउंड नहीं है उस सोलेनोइड से। भाई ये जिसके ऊपर ये कॉइल वाइंडिंग की गई है कॉइल 2 की, ये टाइटली बाउंड नहीं है, ये मूवेबल है। ठीक है, मूवेबल कॉइल है, यानी आप इसको आगे पीछे ऐसे सरका सकते हैं। तो होता क्या है कि भाई कॉइल फर्स्ट तो परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करेगी, इसमें से फ्लक्स लाइंस जो निकलेगी वो फिक्स रहेगी, लेकिन कॉइल 2 के आगे पीछे मूव कराने से इसमें फ्लक्स लाइंस की संख्या चेंज होती रहेगी टाइम के साथ साथ, और फ्लक्स लाइंस चेंज होती रहेगी तो आपको पता है इंड्यूस करंट भी जनरेट होगा। ठीक है, तो ये 3 प्रिंसिपल है आपके पास इंड्यूस करंट जनरेट करने के। पहला हमने पढ़ा कि आप मैग्नेट ले लीजिए, बार मैग्नेट, उसको मूव कराते रहिए और फ्लक्स लाइंस की वैल्यू को चेंज कराते रहिए किसी कंडक्टर में से, तो भी इंड्यूस करंट जनरेट होगा। सेकंड केस में हमने देखा कि 2 सोलेनोइड कॉइल को नियर बाई रखा और एक कॉइल में से करंट के मैग्नीट्यूड को वेरी करा रहे हैं, यानी कभी इंक्रीज कर रहे हैं कभी डिक्रीज कर रहे हैं। उस वजह से भी कॉइल 2 में फ्लक्स लाइंस की संख्या इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, जिससे कॉइल 2 में इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। सिंपली थर्ड केस हमने अभी पढ़ाई है। इस थर्ड केस में हमने देखा अगर मैं एक कॉइल को फिक्स कर दूं और उसमें से करंट का मैग्नीट्यूड भी फिक्स रखूं, लेकिन दूसरी कॉइल को मैं मूव करा रहा हूं आगे पीछे, तो फर्स्ट कॉइल परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करेगी, लेकिन सेकंड कॉइल के आगे पीछे मूव करने से उसमें से भी फ्लक्स लाइंस की संख्या चेंज होती रहेगी, जिसकी वजह से कॉइल सेकंड में भी करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये 3 केस हैं हमारे इंड्यूस्ड करंट के। क्लियर है बच्चों? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तीनों मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर टेक्सचुअल एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल जो है उसको समझाना है। तो देखिए स्टेट करना है आपको, मीन्स तो मैंने आपको बोला हुआ था कि जितनी भी रोटेटिंग डिवाइस है, ठीक है, जितनी भी आपकी रोटेटिंग डिवाइसेस हैं उसमें अगर आपको प्रिंसिपल लिखना पड़ जाए तो आपको याद रखना है सिंपली एक ही वैल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा सभी रोटेटिंग डिवाइसेस के लिए। और अभी हमने बात किया इलेक्ट्रिक जनरेटर की, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर भी तो एक रोटेटिंग डिवाइसेस में काउंट होती है, क्योंकि इसके अंदर एक रोटर होता है जो मूव करता रहता है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का भी वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? अभी हमने आपको 3 रूल्स सिखाए थे करंट इंड्यूस करने के, उन तीनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है या वर्किंग क्राइटेरियाज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ही एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है,
तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम सम सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट। आपको ऐसे सोर्स बताने जो डायरेक्ट करंट जनरेट करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे डायरेक्ट करंट के केसेस हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपका एक ड्राई सेल हो गया। ड्राई सेल जैसे आपके खिलौने वगैरह में जो सेल डालते हैं, घड़ी वाले सेल हो गए, रिमोट वाले सेल हो गए, वो ड्राई सेल में काउंट होते हैं। कोई बैटरी हो गई, ठीक है, जैसे आपके घरों में बैटरी होती है, गाड़ी वगैरह में बैटरी होती है, तो बैटरी ऑफ सेल्स बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तीसरा आपका डीसी जनरेटर हो गया। डीसी जनरेटर की हेल्प से भी आप डीसी सप्लाई जनरेट कर सकते हैं। सोलर सेल होते हैं आपके, जैसे सोलर प्लेट लगाते हो आप लोग छत पे, ठीक है, बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे जिनकी हेल्प से मैं डीसी सप्लाई जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सोर्स प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जो अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करते हैं। डीसी का तो अभी हमने देख लिया। अल्टरनेटिंग करंट जो एसी जनरेशन करते हैं उनमें पहला इंस्ट्रूमेंट आपका जाता है भाई एसी जनरेटर, ठीक है। हमने जनरेटर देखा था, दो टाइप के होते हैं, एसी और डीसी। तो एसी जनरेटर जो एसी सप्लाई को जनरेट करता है सिंपली। सेकंड होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर तो आपके घरों में भी है। बैटरी जो होती है आपकी, अभी हमने कहा बैटरी एग्जाम्पल है डीसी सोर्स का, तो डीसी सप्लाई बैटरी में स्टोर रहती है, लेकिन घरों में मैं जब यूज़ करता हूँ तो मुझे एसी सप्लाई चाहिए होती है, तो बैटरी से सप्लाई लेगा डीसी और उसको कन्वर्ट करेगा एसी में, कौन, इन्वर्टर। तो इन्वर्टर ही एक ऐसी एप्लीकेशन रखता है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये है आपका एसी सोर्स, यानी एसी जनरेटर की हेल्प से मैं एसी सप्लाई जनरेट कर सकता हूँ, और इन्वर्टर जो बैटरी से डीसी सप्लाई लेगा और उसको एसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए रेक्टेंगुलर कॉइल of copper wires is rotated in a magnetic field. The direction of the induced current changes once in each. देखिए ये डिटेल में किया था हमने ये जनरेटर के केस में ही, और मैं उसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हल्का सा सिंपली एक्सप्लेन करूँगा बस मैं आपको। ये नॉर्थ पोल होता था हमारे, ये साउथ पोल। आपको बताया था भाई नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आपकी नॉर्थ से साउथ, ठीक है, डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ। मैं इसके अंदर एक कंडक्टर को प्लेस कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। ये आपका कंडक्टर हो गया नॉर्मली, और इस कंडक्टर को मैंने एक्सल के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ था बच्चों। ये आपका एक एक्सल भी था, ठीक है। ये एक्सल से टच में नहीं है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा हल्का सा साफ़ करके आपको ढंग से सिखाई देता हूँ। ये तो ये कंडक्टर होता था आपका, और बीच में एक होता था एक्सल, ठीक है। और ये स्लिप रिंग के हेल्प से, मतलब भाई यहाँ पे एक ऐसे रिंग्स होती थी आपकी, ठीक है, ये एक रिंग है, दूसरी रिंग और होती थी कुछ इस तरह से, और एक कंडक्टर जैसे ये मान लीजिए मैंने नाम दे दिया ए बी सी और ये डी। तो ए बी कनेक्टेड है विद कार्बन ब्रश की हेल्प से रिंग 1 से, ठीक है। और सी डी जो कंडक्टर है, लेंथ कंडक्टर है, ये कार्बन ब्रश की हेल्प से कनेक्टेड है रिंग 2 से। ये पहली रिंग है और ये सेकंड रिंग है, ठीक है। और सिंपली ये एक्सल क्लोज होकर ये सप्लाई भी हम स्टोर कर रहे थे, तो वो आगे डिस्कस नहीं करेंगे, हम बस रोटेशन के लिए देखते हैं। तो अगर हम देखें भाई ये ए बी से, ए से बी, सी से डी इंड्यूस करंट है, मैंने ये मान लिया, लेट कंसिडर कर लिया मैंने ये। तो होता क्या है, हाफ रोटेशन के बाद बच्चों, हाफ रोटेशन के बाद, आधी रोटेशन के बाद ए बी सी डी की लोकेशन पर आ जाता है कुछ इस तरह से। ये कंडक्टर था हमारा, तो ए बी तो आ जाएगा आपका सी डी की लोकेशन पर, और सी डी चला जाएगा ए बी की लोकेशन पर। और हाफ रोटेशन होते ही करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे सी डी में अभी डाउनवर्ड आ रहा है, फिर इस केस में ये अपवर्ड रहेगा। ए बी में अपवर्ड था, अब ए बी में डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाती है। हाफ रोटेशन में ये कंडीशन रहती है, और फुल रोटेशन में कंडीशन वापस से वो सेम हो जाएगी। फुल रोटेशन मतलब ये लोकेशन वापस से फिर वही हो जाती है।
ए बी अपनी लोकेशन पे आ जाएगा, सी डी अपनी लोकेशन पे आ जाएगा। तो आपको ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि जो करंट की डायरेक्शन है वो कितने रोटेशन पर चेंज होती है। अभी देखा हमने हाफ रोटेशन पे वो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो हाफ रोटेशन आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी बच्चों। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बेस पे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका डोमेस्टिक बेस पे, नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। भाई आपको सेफ्टी मेजर बताने हैं। भाई आप घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिकल आइटम यूज़ कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए आप कौन कौन से 2 मेथड यूज़ करते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो 2 मेथड हमने डिटेल में पढ़ा था। भाई एक मेथड तो होता है आपका फ्यूज़ यूज़ करने के ऊपर, भाई आप इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ करिए, उससे भी आप प्रोटेक्ट करा सकते हैं। दूसरा हमने कहा था भाई शॉक लगने का खतरा होता है घरों में मेटल बॉडी में, तो उनकी आप अर्थिंग कर दीजिए, तब भी आप सेफ़ रह सकते हैं। तो फ्यूज़ और अर्थिंग की हेल्प से मैं डिवाइसेस को सेफ रख सकता हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट। भाई इलेक्ट्रिक ओवन है आपके घर में, 2 किलोवाट पावर रेटिंग है उसकी, इज ऑपरेटेड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट। उस 2 किलोवाट रेटिंग के इलेक्ट्रिक ओवन को 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जा रहा है और उसके ऊपर करंट रेटिंग लिखी हुई है 5 एम्पियर की। ठीक है, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सप्लेन। ठीक है, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब भी आप बाज़ार से कोई इलेक्ट्रिकल आइटम खरीद के लाओगे बच्चों, तो उसके कहीं ना कहीं किसी भी सरफेस के पार्ट पर आपको कुछ रेटिंग्स मौजूद मिलती है। उसकी पावर लिखेगा वाट के अंदर, भाई वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज नॉर्मली 220 वोल्ट ही मिलेगी आपको इंडिया के अंदर। ठीक है, सिंगल फेज की सप्लाई है तो 220 वोल्ट लिखा मिलेगा। और उसकी करंट रेटिंग भी मिलती है कि भाई उसका मैक्सिमम करंट कितना होता है, वो एम्पियर में रहेगा आपका। तो ये 3 ऐसी रेटिंग है जो हर इलेक्ट्रिकल आइटम के ऊपर लिखी हुई मिलेगी आपको। ठीक है, किसी भी आइटम पे आप चेक कर लीजिएगा, ये मिलेगी। तो सिंपली गिवन क्वेश्चन के हिसाब से आपका एक इलेक्ट्रिक ओवन है। ठीक है, ये है आपका एक इलेक्ट्रिक ओवन। इस इलेक्ट्रिक ओवन में आपको बोला गया है कि उस इलेक्ट्रिक ओवन की पावर है 2 किलोवाट। 2 किलोवाट है तो मैं इसको वाट में बदल सकता हूँ, यानी 2000 वाट। ठीक है, वोल्टेज दी गई है उसके ऑपरेटिंग के लिए 220 वोल्ट, और उससे ये भी कहा गया है कि इसकी जो करंट रेटिंग है वो है 5 एम्पियर की। अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया, भाई आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, हम क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें। तो देखिए, आपको बताया था हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, पावर होती है वोल्टेज गुना में करंट। अगर मैं यहाँ से करंट निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा पावर अपॉन में वोल्टेज। पावर है आपकी 2000 वाट और वोल्टेज है 220 वोल्ट। इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 9.1 एम्पियर के आसपास आएगा बच्चों। अब देखिए जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है। अब ये इलेक्ट्रिक ओवन ले रहा है 9.1 एम्पियर का, लेकिन उसकी रेटिंग पे क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम करंट कितना ले सकता है, 5 एम्पियर तक ले सकता है बस वो। लेकिन ले कितना रहा है, 9.1 एम्पियर। तो सर्किट ब्रेकआउट होनी पड़ेगी, वरना ये आपका इलेक्ट्रिक ओवन है ये ख़राब हो जाएगा। यानी मैंने क्या किया, अगर ये आपका ओवन है और इस ओवन को मैं किसी कंडक्टर से कनेक्ट करा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस कंडक्टर के बीच में एक फ्यूज़ लगा दूँगा बच्चों प्रोटेक्ट के लिए। ये मैंने एक फ्यूज़ कनेक्ट कर दिया इस ओवन से पहले। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ओवन की रेटिंग कितनी थी, 5 एम्पियर, और करंट कितना जा रहा है, 9.1 एम्पियर। तो क्या होगा, ये जो फ्यूज़ है ये मेल्ट हो जाएगा। फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगी, यानी बीच में से कुछ ऐसी हो जाएगी, ये ऐसे। अब ब्रेक डाउन हो गई तो आगे करंट की सप्लाई होगी ही नहीं, करंट आगे जाएगा ही नहीं। करंट आगे नहीं जाएगा तो ओवन आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा सप्लाई से। क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो यानी ये ऑपरेट नहीं होगा, नॉट ऑपरेटेड। ठीक है, तो यानी आपको एक्सप्लेन और समझाने के लिए बोला गया था, तो
तो आपको ये बताना है फ्यूज़ बर्नआउट हो जाएगा या मेल्ट हो जाएगा, ओवन डिस्कनेक्ट हो जाएगा सप्लाई से और अब ये ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। भाई आपको घर में ओवरलोडिंग ना हो उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशन याद रखनी चाहिए। तो ये भी सिंपली सी एक चीज़ है। भाई आपका कोई भी एक बोर्ड है, मान लो ये सप्लाई बोर्ड है आपके घर में या आपके रूम में, ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है। ये बोर्ड हो गया, यहाँ पे कुछ स्विचेस होते हैं आपके 2-3, ठीक है, ये फ़ैन के, लाइट के और ये स्विच बोर्ड के, तो ये कुछ स्विच होते हैं। आप सिंपली क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लायंसेस को कनेक्ट नहीं कीजिए, मीन्स डू नॉट कनेक्ट too many appliances in a single सॉकेट। ठीक है, किसी एक सिंगल सॉकेट में ज़्यादा से ज़्यादा अप्लायंसेस को कनेक्ट मत कीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ओवरलोडिंग की कंडीशन ये नहीं हो पाएगी। ठीक है, ओवरलोडिंग की कंडीशन क्या होती है, भाई आप इसी के अंदर फ़ैन भी कनेक्ट करा दो, कूलर भी कनेक्ट करा दो, एसी भी कनेक्ट करा दो, लाइट भी कनेक्ट करा दो, इलेक्ट्रिक ओवन भी कनेक्ट करा दो, वाटर हीटर भी कनेक्ट करा दो, तो ये ओवरलोडिंग की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा अप्लायंसेस को कनेक्ट नहीं करना सिंगल सॉकेट के साथ। ठीक है, और घरों में मैंने आपको बताया था नॉर्मली 2 तरह की सर्किट कनेक्ट की जाती है, एक 5 एम्पेयर के लिए, एक 15 एम्पेयर के लिए। जो लो कनेक्टेड लोड है वो 5 एम्पेयर से कनेक्ट करे जाते हैं और जो हैवी इक्विपमेंट्स हैं उनको 15 एम्पेयर के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये कुछ कंडीशन हमने पहले थ्योरी में पढ़ी थी। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस की बुक के अंदर रहते हैं। इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब लास्ट में इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कल की क्लासेस में स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।